नमस्कार, न्यूज़@1 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। दोपहर के 1 बज चुके हैं और 1 बजे वक्त तो चलता है इस वक्त की बड़ी खबरों पर बातचीत करना, विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाना और आज दिन भर क्या खबरें हैं जो अभी तक सुर्खियों में रही हैं और अभी के बाद जिन पर चर्चाएं रहना लाजमी है और हर जगह जिनकी चर्चाएं हो रही हैं। इस वक्त जो पहली बड़ी खबर है वो दिल्ली से है, जिस पर चर्चा जोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का था कि प्रधानमंत्री मोदी लौटेंगे तो उसके बाद नया मुख्यमंत्री मिलेगा। दिल्ली में जल्द सरकार का गठन होगा, यह बड़ी खबर। 17-18 फरवरी को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होनी है। इसमें विधायक दल के नेता की वहां पर जो है वो चुना जा सकता है और उसके बाद सरकार का गठन होगा। 20 फरवरी तक सरकार का शपथ ग्रहण। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि 20 फरवरी तक शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। दिल्ली में जल्द एक नई सरकार का गठन देखने को मिलेगा और अब यह नई सरकार 5 साल के बाद नहीं बल्कि 27 सालों के बाद मिलने वाली है, क्योंकि पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही और 27 सालों के बाद बीजेपी दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है। और अब जिसकी नजरें सबकी मुख्यमंत्री पर हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसका लंबे समय से इंतजार भी चल रहा है। 8 तारीख को नतीजे निकलकर सामने आए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी विदेश के दौरे पर पहुंचे थे और ये इंतजार और ये संभावनाएं थी कि पीएम मोदी वापस लौटेंगे तो उसके बाद ही इस पर मंथन होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ चेहरे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। चेहरे बहुत सारे ऐसे हैं जो चमकदार हैं, लेकिन इस चमकदारी में, इस चमक में किसका चेहरा सबसे दमदार होगा, असरदार होगा और जो केजरीवाल के सामने खबरदार होगा, ये सारी चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं। और इन चुनौतियों को निपटने के लिए इस वक्त दिल्ली के अंदर एक मजबूत चेहरा बीजेपी को लाने का लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य को साधने में बीजेपी कितना कामयाब होगी, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल लगातार बीजेपी की बैठकें हो रही हैं, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर दिल्ली बीजेपी हो, उनकी भी बैठक हो रही है और उस बैठक में मंथन किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जो 48 विधायक चुन के आए हैं उसी में से 9 विधायकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 15 विधायकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसमें भी 9 जो है वो मंत्री या सीएम या डिप्टी सीएम की लिस्ट में आ सकते हैं। ये इस वक्त तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो अब फिलहाल पीएम के विदेश दौरे से लौटने के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। 20 तक ये तारीख बताई जा रही है। 5 दिन का और समय है। 5 दिन के भीतर बीजेपी को अपने नया सीएम का फेस दिल्ली के अंदर सामने रखना होगा, जो अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी को, अपनी पार्टी को या फिर जो दिल्ली में बीजेपी इकाई है उसको बैलेंस करना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। दिल्ली में शपथ ग्रहण 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। 17 या 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी के 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे गए हैं, शॉर्टलिस्ट किया गया है, ये सूत्र बता रहे हैं और 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। 15 में से 9 नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन 9 नामों पर फाइनली आखिरी मोहर लगेगी और इस मोहर में केंद्रीय नेतृत्व का सबसे ज्यादा योगदान होगा। मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता इसमें शामिल हैं, जो बड़े नाम हैं। सतीश उपाध्याय, आशीष सूद का नाम भी आ रहा है। शिखा रॉय, पवन शर्मा का नाम भी काफी जोरों से चल रहा है, क्योंकि पवन शर्मा एक बड़ा नाम है इस वक्त बीजेपी के अंदर, जो कई बार विधायक रह चुके हैं। 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और उन्हीं 9 नामों पे मोहर लगेगी। वही 9 नाम होंगे जो आने वाले समय में दिल्ली की सरकार को चलाएंगे। वो 9 मंत्री होंगे। 9 में से मंत्री, डिप्टी सीएम का चेहरा भी होगा। दिल्ली में शपथ ग्रहण, पीएम मोदी विदेश दौरे से लौट चुके हैं और पीएम के साथ बीजेपी नेता मंथन करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का होना बीजेपी के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़े गए हैं और फिर सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा, उसका घोषित किया जाएगा। और अब जब घोषणा होगी तो नाम कौन सा होगा? हालांकि प्रवेश वर्मा का नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है, लेकिन कहना बेहद मुश्किल है, कहना बेहद कठिन है कि क्या बीजेपी अपने फॉर्मूले पर, अपने जो फॉर्मूला चल रहा है, ट्रेंड जो चल रहा है, क्या उसी पर बीजेपी फैसला लेगी या फिर यहां पर कुछ अचंबा देखने को मिल सकता है? रवि अरोड़ा जी हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। रवि जी, वो घड़ी आ गई है जिसकी चर्चा हम काफी समय से कर रहे थे। चुनाव से पहले भी हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं साथ में, और चुनाव के बाद भी हमने चर्चा की कि आखिर सीएम कौन होगा। फाइनली पीएम मोदी वापस अपने वतन लौट चुके हैं। पीएम मोदी तो वतन आ गए,
लेकिन अब क्या इंतजार खत्म हो रहा है या होना चाहिए दिल्ली वासियों का? शीतल जी, बिल्कुल 27 साल बाद बीजेपी ने वापसी की है, तो मुझे लगता है लोग जानना चाहते हैं आखिर उनका सीएम कौन होगा। हम्म। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार चुनावों के बाद जिस प्रकार से नाम लगातार छन कर आ रहे हैं, हम्म। मतलब ये है कि एक लंबी लिस्ट, एक लंबी फहरिस्त हम देख सकते हैं। चाहे हम बात करें रेखा गुप्ता की, जो कि हम्म। 3 बार की पार्षद रही हैं, हम्म। शिखा राय जिन्होंने सौरभ भारद्वाज को हराया, हम्म। प्रवेश वर्मा जो 2 बार सांसद रहे हैं और 2 बार विधायक रह चुके हैं, हम्म। और खासकर जो है मतलब साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, हम्म। मतलब अपने आप में एक बड़ा नाम मैं समझता हूँ। उन्होंने दावेदारी भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो है जिस प्रकार से गृह मंत्री से तुरंत बाद मिलने चले गए थे जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे। हम्म। और मोहन सिंह बिष्ट जो 6 बार से विधायक रह चुके हैं, हम्म। बहुत बड़ा नाम है दिल्ली के अंदर। ठीक है। और विजेंद्र गुप्ता 3 बार के विधायक रह चुके हैं, और सतीश उपाध्याय जो ब्राह्मण चेहरा है दिल्ली के अंदर, मैं समझता हूँ अपने आप में एक बड़ा दावेदारी। और हम्म। आशीष सूद जो कि पर्यवेक्षक रहे हैं न सिर्फ जम्मू कश्मीर के बल्कि गोवा के भी पर्यवेक्षक रहे हैं, और अच्छा नाम माना जाता है उनका। पवन शर्मा कई हम्म। बार के विधायक हैं। और उसके साथ रविंदर सिंह लवली भी दावेदारी में दिख रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि क्योंकि आगे पंजाब, क्योंकि बीजेपी चाहती है दिल्ली के रास्ते पंजाब को भेजना। हम्म। ऐसे में कहीं ना कहीं सिख चेहरा भी हो सकता है, क्योंकि सिख चेहरा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो हरियाणा से आते हैं और हरियाणा में लगातार जीत हासिल की है, तो हम्म। इसीलिए भी एक मुद्दा है कि कहीं ना कहीं पंजाब को दिल्ली के रास्ते पंजाब भेजा जा सकता है, हम्म। मनजिंदर सिंह सिरसा के रास्ते, लेकिन के रवि जी, सहारे। शायद मुझे और लगता है इसी कि प्रकार वाया से एक नाम आया जितेंद्र महत। मुझे लगता है कि वाया बिहार से निकलना पड़ेगा सर पंजाब के लिए। नहीं, मनजिंदर सिंह सिरसा जो है हरियाणा से के रहने वाले हैं। हम्म। नहीं, लेकिन मेरे पूछने का मतलब ये था कि वाया बिहार जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले बिहार में भी चुनाव है सर। तो क्या बिहार पर भी हाँ हाँ, मंथन नहीं किया नहीं, जा सकता बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार बिहार को लेकर बिल्कुल हर चीज मैं वही हम्म। बताना चाह रहा हूँ कि आखिर इनके नाम क्यों आगे आ रहे हम्म। हैं। हम्म। मतलब मैं ये बस स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक जितेंद्र महाजन है जो साधु के लिए जाने चाहते हैं। हम्म। मोदी जी जो भी नाम तय करेंगे, सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि उनको एक ऐसा चेहरा देना है दिल्ली को जो केजरीवाल की बराबरी कर सके। हम्म। दूसरी बात, जो भी काम जो उन्होंने वादे किए हैं जनता के साथ उसे पूरा कर सके, हम्म। बहुत सारी बातें हैं। तीसरी बात, महिलाओं का नाम क्यों रखा गया है? रेखा गुप्ता 3 बार की पार्षद है, लेकिन नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हो सकता है जिस प्रकार से महिलाओं ने विशेष भूमिका निभाई है, क्योंकि बिल्कुल हो सकता बिल्कुल। था महिलाएं आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकती, लेकिन वो बीजेपी की तरफ आई हैं। तो ये क्या बात वो एक समझने वाली है पॉजिटिव कि संदेश, महिला का पॉजिटिव संदेश बाकी चुनावों में भी इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, खासतौर पर बिहार पे? जी बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली का जो चुनावों का रिजल्ट आया है हम्म। उसका इफेक्ट अब आने वाले विधानसभा चुनावों में ना सिर्फ बिहार में पड़ेगा, बंगाल में भी पड़ेगा, हम्म। और भी दूसरे राज्यों में पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री चेहरा हम्म। कि ऐसा होना चाहिए आम आदमी की बीच का चेहरा। हम्म। मतलब मोदी जी नहीं चाहेंगे कोई ऐसा बड़ा चेहरा देना, क्योंकि उनकी जो रणनीति रही है, हम्म। वो चाहते हैं 27 साल के वनवास के बाद ऐसा ना हो कि एक जो बड़े चेहरे होते हैं वो जनता के बीच में ज्यादा नहीं जा पाते। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में एक जनता के बीच का चेहरा वो देना चाहते हैं। हम्म। मुझे यही लगता है कि इस बार कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो नाम मैंने लिस्ट दी है हम्म। उनमें से बहुत सारे मंत्री बनेंगे, ये तय है। हम्म। लेकिन यह भी तय है कि इनमें से भी हो सकता है सीएम का चेहरा कोई ना हो। मतलब भाजपा एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जी। जिसके अंदर हम्म। लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके अंदर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं वो एक ऐसा सीएम हो, जो चेहरा हो, जो पब्लिक के बीच जाए, जनता के बीच जाए, जिसका नाम ज्यादा ना पब्लिकल हो पहले से ही, जैसे राजस्थान में हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, और जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, या जैसे हरियाणा में हुआ। क्या वो एक एग्जाम्पल सेट की है प्रधानमंत्री मोदी ने कि नहीं, अब नए चेहरे लाए जाएंगे जो पब्लिक के बीच रहेंगे, उनके अंदर का जो उत्साह है उसे बाहर लाना है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जैसे ही मीडिया कुछ चेहरों को लगातार हाईलाइट करती है, हम्म। वो तुरंत साइड लाइन कर दिए जाते हैं, और कुछ कोई ऐसा चेहरा जो जनता के बीच को जो जनता के बीच में सादगी से रहता हो। हम्म। मतलब कुछ चेहरे ऐसे चुने जो 15 लिस्टेड किए गए हैं, हम्म। उनमें से भी शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं। हम्म। उनमें भी ये वही लोग हैं, कुछ बेशक से बड़े नाम है, क्योंकि बड़े चेहरों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम्म। यह भी तय है बड़े चेहरों को मंत्री बनाया जाएगा, ये तय है। हम्म। लेकिन ये भी तय है कि सीएम कौन बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जानते हैं, क्योंकि मोदी जी
वो उनकी एक रणनीति रही है। उन्होंने जब खुद का भी जब मंत्रिमंडल बनाया तो आपने देखा कई बार ऐसे चेहरे लिए जो गांव के जो साइकिलों पर चलते थे, उन्हें मंत्री बनाया, अपने साथ रखा। तो मोदी जी की एक खास रणनीति रहती है कि जनता के बीच के लोगों को नेता बनाया जाए, ताकि नेतृत्व करने की क्षमता दी जाए, ताकि कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा हो सके जिसे जनता समझ, जो जनता की लेकिन सर दुखों को, पब्लिक की परेशानियों को समझता हो। रवि जी, एक और सवाल है, जब राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या एमपी हो, जब वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया था तो ऐसा अंदेशा था कि थोड़ी सी पार्टी में प्रदेश जो इकाई होती है उसमें लड़खड़ाहट देखने को मिल सकती है या खटास देखने को मिल सकती है, लेकिन सामान्य रूप से बीजेपी ने उस फैसले को सामने लाया और एक्सेप्ट कर लिया। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पार्टी में प्रदेश इकाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब सामान्य रूप से हो जाएगा? शीतल जी, दिल्ली का चुनाव सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया है जी, और पूरा देश ये जानता है कि दिल्ली की लड़ाई और दिल्ली की जनता ने मोदी जी को वोट दिया है, किसी नेता को वोट नहीं दिया। मतलब किसी की दावेदारी जो है वो यहाँ पर वैलिड नहीं है सर, दिल्ली के अंदर नहीं, अगर कोई दावेदारी मैं समझता हूँ जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हराने का काम हुआ है, यह सिर्फ उन नेताओं की, हम कहें कि प्रवेश वर्मा ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को हराया यह नहीं है, प्रवेश वर्मा के पीछे जो मोदी जी का चेहरा था उस वजह से वो हारे हैं और दिल्ली की जनता ने जो जीत दी है वो मोदी जी को दी है। तो ऐसे में जो भी डिसीजन लेंगे मोदी जी ही लेंगे और ऐसे में कोई मतलब अभी जितने मर्जी संशय लगाए जाए, लगातार जिस प्रकार से मीडिया में लगातार नए नए नाम आ रहे हैं, मैं समझता हूँ सब पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि कोई भी चेहरा हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक खुद मोदी जी तय नहीं कर लेते। बिल्कुल, जब तक खुद तय नहीं ये करेंगे। सब नाम जो मैंने गिनाए वो मंत्री जरूर बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जानते हैं। बिल्कुल, बने रहिएगा। फिलहाल रवि जी, फिर से लौटूंगा मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। सीवीसी ने केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है और बंगले पर एक्शन की तैयारी में सीवीसी नजर आ रही है। सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो इस वक्त ये शिकंजा कस रही है और ये विजिलेंस के पास ये पूरा मामला, और विजिलेंस ने जांच के आदेश जो है सीपीडब्ल्यूडी को दे दिए हैं और उन्हें कहा है कि आप जांच करिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच चल रही है। ये नवीनीकरण का मामला है, रेनोवेशन का मामला है और इसमें बीजेपी की तरफ से कई सारे आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए थे कि ये रेनोवेशन बड़े स्तर पर हुआ है, बड़े लेवल पर हुआ है और ये वो वक्त था जब देश के अंदर कोरोना था और 44 करोड़ से ज्यादा इस पर रेनोवेशन पे खर्च किया गया है। ये भी कहा गया है कि इसमें कई सारे ऐसे पर्दे थे जो रिमोट कंट्रोल थे और जो आधुनिक तौर पर वहां पर लैस थे और भी कई सारी चीजें वहां पर एडिशनल रखी गई थी सीएम के या फिर उसमें हाउस में, जो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल से बाहर जाता है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये शिकायत दी गई थी, जिसको लेकर फिलहाल सीवीसी ने एक बार फिर से जांच के आदेश दिए हैं और इस पूरे मामले में बंगले के नवीनीकरण की जांच का आदेश दिया गया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। उनके बंगले की जांच सीवीसी द्वारा की जाएगी और इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। सीवीसी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने सभी नियमों को ताक पर रखकर 8 एकड़ में 40,000 स्क्वायर यार्ड में बंगले का निर्माण करवाया था और अब इस मामले में ही सीपीडब्ल्यूडी एक विस्तृत जांच करने वाला है। अब बड़ी बात यह है कि आप संयोजक शीश महल विवाद में भी फंसे हुए हैं। वहां भी करोड़ों रुपए में हुआ रेनोवेशन विवादों में चल रहा है। वो मुद्दा तो दिल्ली चुनाव में भी काफी बड़ा बन गया था और आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। अब चुनावी नतीजों के बाद सीवीसी ने उनकी और ज्यादा मुश्किल बढ़ा दी है। अभी तक आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक शराब घोटाला, कथित शराब घोटाला मामला जिसमें अरविंद केजरीवाल काफी समय तक जेल में रहे, उसके बाद अब जबकि चुनाव हो चुके हैं, चुनाव में ये एक नैरेटिव के तौर पर इसे यूज किया गया, वो काम भी आया और अब और मुसीबत बढ़ गई है। केजरीवाल की बड़ी मुसीबत, बंगले पर एक्शन की तैयारी में सीवीसी, बीजेपी ने शिकायत की है और उस शिकायत के आधार पर सीवीसी ने जांच के आदेश सीपीडब्ल्यूसी को दे दिए हैं। विजेंद्र गुप्ता ने इसकी शिकायत की थी और विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के आधार पर इस प्रकरण को आगे बढ़ाया गया है। 14 अक्टूबर 2024 को उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी और उसका बाकायदा बीजेपी ने वीडियो भी जारी किया था अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए और अंदर से पूरा इंटीरियर वीडियो भी निकलकर सामने आया था। आवास 6 फ्लैग स्टाफ बंगले के रेनोवेशन की जांच के आदेश दिए थे। सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी से आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है।
8 एकड़ में पहले एक भव्य बंगले का निर्माण है। भवन निर्माण मानदंडों का उल्लंघन ये बताया जा रहा है। इसमें सरकारी संपत्तियों को ध्वस्त करने का भी आरोप लगाया गया है कि सरकारी संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है और वहां पर ये रेनोवेशन किया गया है। प्लॉट नंबर 45 और 47 के साथ 2 बंगलों को ध्वस्त किया है, नए आवास में विलय किया। इस पूरे जब ये ध्वस्त किया तो इसको एक नया आवास बनाया गया। FAR मानदंडों का उल्लंघन किया है और भवन निर्माण मानदंडों का भी इसमें उल्लंघन किया गया है। ये तमाम चीजें हैं, यानी अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं रवि जी के पास जाना चाहूंगा। रवि जी, शीश महल का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है, पिछले कुछ दिनों से चुनाव में भी इसका इस्तेमाल किया गया और बाकायदा बीजेपी ने जो वीडियो निकालकर सामने लाया, जो शीश महल का इंटीरियर दिखाने की कोशिश की, जो चमक सबके सामने गई, वो चमक अरविंद केजरीवाल के लिए महल के हिसाब से तो ठीक थी, लेकिन चुनाव के सामने फीकी पड़ गई। उस चमक का फायदा सीधे बीजेपी को मिल गया। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष के पास बहुत बड़ा मुद्दा था शीश महल का और उन्होंने जमकर बुनाया और उससे सफलता भी पाई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली की जनता भी, क्योंकि लगातार केजरीवाल कसम खाते थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, अपनी नीली वैगन आर में चला करते थे। तो आपने वो दिन आज भी आप दिल्ली की जनता याद करती कि किस प्रकार से उनका जो है राजनीति में आए थे और उनकी क्या क्या वादे थे जनता के साथ, लेकिन सब ध्वस्त होते चले गए। और लगातार जिस प्रकार से उन्होंने चकाचौंध वाली जिंदगी जीनी शुरू कर दी, लग्जरी गाड़ियों में चलना शुरू किया और जिस प्रकार से महल बनवाया अपने लिए, तो ये शीश महल कहीं ना कहीं उनको ले डूबा। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समझ चुकी थी कि यह कोई नेता नहीं है, यह कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को ठगने आए हैं। तो शायद यही कारण रहा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया। और इससे बड़ा क्या बात होगी कि दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली के से बाहर कर दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। तो इससे बड़ा एक मैंडेट रवि जी, क्या अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है? क्योंकि अन्ना आंदोलन से जब निकले उन्होंने कहा कि भाई मैं तो प्रोटोकॉल लूंगा नहीं, मैं तो सिक्योरिटी लूंगा नहीं, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। तो ये तो खुद हुआ ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, आप राजनीति में आए तो आप ये कहिए मत जो होता है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, एक मुख्यमंत्री आवास में ही रहता है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया कि मैं ये नहीं लूंगा, तो जाहिर सी बात है ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जैसा हुआ। जी बिल्कुल शीतल जी, असल में जो उन्होंने बात तय की गई, लोकपाल बिल की बात हुई, लगातार जिस प्रकार से वो सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से जनता से पूछकर सब काम करने लगे थे, आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब सिमटता चला गया और वही एक राजनेता की तरह बातें करने लगे। राजनेता शाही पूरी तरह से उनको पर हावी हो गई और वो पूरी तरह से एक सत्ता सुख भोग रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता को लगने लगा कि जो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की थी, लोगों को लगने लगा था कि शायद राम राज्य आ जाएगा हिंदुस्तान में, हम एक नई राजनीति की शुरुआत होने वाली है हिंदुस्तान में। तो ये लगने लगा था। तो दिल्ली की जनता ने यही सोच के उनको मैंडेट दिया था और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार उनको जिताया। लेकिन उसका रिजल्ट एक बहुत छोटा सवाल रवि जी, थोड़ा समय कम है, क्या इसमें एक और भ्रष्टाचार की खनक नजर आ रही है? बहुत छोटे शब्दों में जवाब चाहूंगा। जी बिल्कुल शीतल जी, देखिए भ्रष्टाचार तो हुआ है। भ्रष्टाचार ना हुआ होता तो गोवा में जो चुनाव लड़े गए पैसा कहां से आया पूरा, चाहे आप शराब घोटाले की बात करें, चाहे आप इस शीश महल की बात करें, पैसे का इस्तेमाल तो तबाह के होता था और लगातार करप्शन होता रहा। इसकी फाइलें आपको बता दूं मैं, जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे एलजी साहब ने लगातार उसी टाइम जो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स थे सब जो है सीज करवा दिए गए थे। मुझे लगता है कि अब जैसे ही सरकार बन जाएगी पूरी जांच खुल के सामने आएगी, बहुत कुछ सामने आएगा और पूरा देश देखेगा कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, अपना समय साझा करने के लिए। भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं ये तय करेगी जांच एजेंसी जो जांच कर रही है, इस पर जांच चल रही है। इधर किसानों की बात करें तो किसान पिछले कई समय से धरना दे रहे हैं और अब कृषि मंत्री और किसानों में बैठक होनी है। 22 फरवरी को ये तारीख तय की गई है जब कृषि मंत्री से किसानों की मुलाकात होगी। खुद शिवराज सिंह चौहान किसानों से मुलाकात कर सकते हैं और एमएसपी सहित कई मुद्दों पर उनके बीच बैठक हो सकती है। बीते दिन भी केंद्र और किसानों के बीच ये बैठक हुई। देखिए 22 फरवरी को कृषि मंत्री से किसानों की मुलाकात होगी और इसके लिए अभी 7 दिन का समय बाकी है। एमएसपी सहित अन्य मांगों पर यह बैठक होने वाली है। इससे पहले कल के दिन भी बैठक हुई जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल थे और उनके और किसानों के बीच में ये बड़ी बैठक हुई जिसमें किसानों ने
अपने प्रखर मुद्दे रखे। जो 13 सूत्री मांगे हैं वो उनके सामने रखी गई और किसानों ने यह भी कहा कि हमें कुछ मांगों पर एमएसपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर कम से कम सरकार सहमति जताए, उस पर कम से कम सरकार हरी झंडी दिखाए। लेकिन सरकार ने अभी तक इस पूरे मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। देर से ही सही अब सरकार इस ओर अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन दिलचस्प ये होगा कि एक तरफ किसानों के इस आंदोलन को जहां राजनीति से प्रेरित आंदोलन बताया जा रहा था, तो दूसरी तरफ क्या यहां पर सरकार को एक बार फिर से 3 कृषि कानूनों के बाद अब किसानों के सामने झुकने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि पहले जब केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानून लाए गए थे, 3 कृषि कानून लाए गए थे और उन्हें विपक्ष ने, किसानों ने 3 काले कानून जो है वो करार दिए थे। उसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी को इस पर जो है वो फैसला लेना पड़ा और उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन ये मुद्दा यही नहीं थमा, किसानों ने इस आंदोलन को बढ़ाया और जो उस समय हुई प्रक्रियाएं थी, जो प्रकरण था जिसमें किसानों की मौतें हुई थी या जो तमाम चीजें हुई थी, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी अन्य फसलों पर जो रेट्स होते हैं उसको बढ़ाने का मुद्दा है या फिर किसानों को जिससे फायदा हो सके, वो तमाम मुद्दे इसमें रखे गए हैं। देखिए, एमएसपी पर मीटिंग हुई है, कृषि मंत्री और किसानों में बैठक होगी। एमएसपी पर यह बैठक होनी है। खासतौर पर 22 फरवरी को बैठक निर्धारित की गई है, इसके समय तय किया गया है और एमएसपी सहित अन्य मुद्दों पर यह बैठक होनी है। बीते दिन भी सरकार किसानों में यह बैठक हुई थी, कल के दिन, और विचार विमर्श हुआ था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए थे कल के दिन। 28 सदस्यीय किसानों का डेलीगेशन ने मुलाकात की है और प्रमुख मांगों पर 2 घंटे से अधिक समय तक बातचीत भी हुई है। तो देखिए, किसानों का मुद्दा भी गर्माता हुआ जा रहा है और किसान चाहते हैं कि उनकी मांगों पर मुहर लगाए सरकार, लेकिन उस और फिलहाल सरकार नजर नहीं आ रही है। जरूर बैठक हुई, मीटिंग हुई, इससे पहले भी 3 से 4 मीटिंग्स हुई थी, उसमें भी कोई हल नहीं निकल पाया था। यहां पर अब जबकि पहल कर दी गई है, नए साल का मौका है और क्या यहां पर सरकार अब किसानों की तरफ कोई बड़ी पहल करते हुए कदम उठाएगी? क्योंकि किसान लगातार अड़े हुए हैं, अलग अलग जो किसानों की यूनियंस है वो भी बनी हुई हैं। उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस पर जरा मैं सीधे उन्हीं के पास जाऊंगा। कमलेश यादव जी हैं, किसान नेता हैं। माफ कीजिए कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत कमलेश जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। कमलेश जी, कल बैठक हुई, मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाए कि कल जो बैठक हुई वो किन पहलुओं पर हुई, किन बिंदुओं पर हुई और क्या पॉजिटिव रिस्पांस मिला या फिर उसी तरह का माहौल रहा जैसे पहले रहता था? सर देखिए सर, बैठक जरूर हुई। कई बार कई महीनों, कई सालों तक संघर्ष करने के बाद सरकार एक टेबल पे बैठने के लिए समय दिया है। कहीं तक कहा जाए कि जो 2.5 घंटे बैठक रही उसमें हमारे लगभग 18 संगठन के लीडर गए हुए थे जी। सभी लोगों ने वार्ता किया, लेकिन जो भी अधिकारी और जो कृषि मंत्री आते हैं वो किसी प्रकार के कोई बात करने के लिए या कोई निर्णय लेने के लिए उनके पास कोई अहम मुद्दा नहीं होता है। वो लोग खाली लोगों के साथ वार्ता करते हैं, बैठक करते हैं, चर्चा करते हैं, फिर उस चर्चा को प्रधानमंत्री या गृह मंत्री तक ले जाने की बात कह करके उस बैठक से फिर हटा दिया जाता है। ये डेट बाई डेट ये बार बार किसानों को देते हैं, लेकिन जब किसानों का मुद्दा होता है, देश के अन्नदाता की बात होती है, तब सरकार के जो गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री जी को समय देकर के वार्ता करना चाहिए। देश का किसान है, अन्नदाता है और ये पूरे देश को खाना खिलाता है। आपने देखा होगा लगभग ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी जारी है, 3 महीने के ऊपर समय हो गया। किसान नेता डल्लेवाल साहब बराबर धरने पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं और तमाम आप जैसे बड़े बड़े पत्रकार चैनलों ने, सभी प्रिंट मीडिया ने भी दिखाया कि उनका शरीर हर जगह से जवाब दे रहा है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। किसी के जीवन के साथ इतना बड़ा संघर्ष जी क्योंकि अब एक और तारीख तय की गई है, निर्धारित की गई है कि 22 फरवरी को जो है कृषि मंत्री के साथ बैठक होगी और खुद शिवराज सिंह चौहान उस बैठक में शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान की शैली कुछ अलग रही है काम करने की, मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। क्या आपको लगता है, उनसे उम्मीदें हैं कि कृषि मंत्री के साथ जब एक टेबल पर बातचीत होगी, मुद्दे ऑन टेबल होंगे, तो क्या ये सहमति बन पाएगी कृषि मंत्री के साथ? सर, उम्मीद तो जगी है,
कि अगर एक कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है तो बहुत जल्द, आज 15 तारीख है और 22 तारीख की फिर डेट है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर सरकार चाहे तो एमएसपी कानून गारंटी दे सकती है, कर सकती है, लेकिन सरकार चाह नहीं रही। ठीक है, क्योंकि ये कई जगह से जो पूर्व में आपने देखा होगा, जो पूर्व में काले कानून आए थे उनका हम लोगों ने विरोध किया। कि केंद्र की सरकार उनको फिर दोबारा से ला करके नाम बदल करके हमारे ऊपर लगाना चाहती है। लेकिन ये सरकार कमलेश जी ये भी कह रही है कि हम कई राज्यों में में एमएसपी पर फसल खरीद रहे हैं, कई राज्यों को इसका फायदा दिया जा रहा है। नहीं सर, आ जा रहा है, लेकिन कितने % खरीद हो रही, मैं कह रहा हूँ इसका जब गारंटी हो जाएगी, लिखित गारंटी होगी, तो जो बिचौलिए हैं बिचौलियों का काम खत्म हो जाएगा, कितने % खरीदते हो। हम यही चीज हम कह रहे हैं, लेकिन वो बात करने के लिए, लिखा पढ़ी करने के लिए ये लोग तैयार। इन्होंने तो वादे किए थे, गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी ने कितना वादा किया था जब हमारे 3 काले कानून इन्होंने वापस लिया था। लेकिन चिट्ठी भी हम लोगों ने कितनी बार दिखाया, कितनी बार बताया, आप सभी लोगों ने चलाया, लेकिन ये खाली किसानों को भ्रमित करते हैं, ये देश के अन्नदाता को परेशान करते हैं, और हमारे डल्लेवाल साहब का जीवन दांव पर लगा हुआ है। फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ये देश विदेश जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने देश के अन्नदाता के साथ बात करने का उनके पास समय नहीं निकलता। कमलेश जी, क्या आपको लगता है कि कहीं पर भी सहमति बनेगी, या फिर उसके लिए आप भी कुछ मुद्दों को रिड्यूस करके नीचे आ रहे हैं? आप चाहते हैं कि अगर इतने मुद्दे भी सरकार की तरफ से हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एमएसपी तो हमें दी जाए। सर देखिए, हम यही चीज तो मैं कहता हूं कि हमें एमएसपी कानून की गारंटी, हमें जो एमएसपी हमारी वो दे दी जाए। और सबसे बड़ा एक सवाल है इस समय भूमि अधिग्रहण का, 2-3 मुद्दे हमारे कब्जे में कर दिए जाए तो हम लोग भी कुछ लिखा पढ़ी में बात करें कि हमें कुछ भरोसा हुआ है। और ये मानेंगे जितना समय धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव का आने वाला है, ये समय तक सब मानेंगे। ये देश का किसान है, अन्नदाता है, इनको चारों तरफ से जब घेरेगा तब ये मानेंगे। अब समय लगेगा, इतनी जल्दी ये मानने वाले नहीं। अगर इनको मानना होता, जब 700 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए तब मान लेते। उत्तर प्रदेश में ये हालात है कि किसानों की बात सर कोई सुनने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा देश है। हमारे यहाँ एक बाराबंकी में ग्राम सभा पड़ता है बारौली, वहाँ चकबंदी अधिकारी जबरदस्ती किसानों की जमीन छीन ले रही, जबरदस्ती चकबंदी कर दे रहे हैं। सरकार जो कह रही है किसान कि हम विरोध कर रहे हैं, किसानों को तमाम लेकर अलग अलग थे, लेकिन ये जो अधिकारी है, इनकी जो अफसरशाही है, इनके अधिकारी, इनको न किसानों की जरूरत है, मजदूरों की जरूरत है, न युवाओं की जरूरत है। ये काट की घोड़ी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। ये देश का अन्नदाता है और ये अपना काम अपने तरीके से कराएगा। लेकिन आने वाले समय में सरकार ये भी कह रही है, नकेल डालने का काम आएगा तो ये जरूर करेगा। सरकार ये भी कह रही है, दावा कर रही है कि सब जितना किसानों के हित में हमने काम किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। विशेष तौर पर किसानों के लिए एक पैकेज भी दिया जाता है। अक्सर उस पे जब प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार सत्ता संभाली थी तो सबसे पहले किसानों को लेकर, क्या आप उन कामों से संतुष्ट नहीं है, या फिर सरकार के जो दावे हैं वो बिल्कुल भी धरातल पर सही नहीं है, वो झूठे दावे हैं? सर जो सरकार के दावे हैं, जो सरकार की जो योजनाएं हैं, वो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जा करके ये लोग देख लें, क्या किसानों तक वो चीजें पहुंच रही हैं। इनके जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, ये लोग सरकार के अधिकारियों को गुमराह करते हैं। ये लोग वो चीजों तो गांव तक नहीं पहुंचाने देते हैं। जो भी जनहित की सुविधाएं हैं, किसी भी प्रदेश में इसका सर्वे कराया जाए, गांव देहात। अच्छा, हम किसी से 2000 रुपए तो नहीं मांग रहे ना, हम अपनी फसल का उचित दाम मांग रहे। हम नहीं चाहते कि आप हमें 2000 रुपया दो, आप हमें हमारे अनाज का सही दाम दे दो। हमें जो उसमें खाद पर, डीजल पर सब्सिडी मिलती थी वो हमें दे दो। हम अपना पेट अपना भरते हैं और दूसरे को भी खाना खिलाने का कार्य करते हैं। हम अपनी ही चीजों का रेट मांग रहे। भाई हम कोई सत्ता तो नहीं मांग रहे, ना हम किसी से कुर्सी मांग रहे। हम अगर आपको वोट देते हैं तो संवैधानिक तौर तरीके से हम अपने जो फसल है उसका उचित दाम मांग रहे, और दाम के लिए हम लड़ रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर कमलेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए समय दिया आपने और इस पर बातचीत की।
एक तरफ देश के अंदर कई सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन अब विदेश का मामला यानी अमेरिका का मामला, अमेरिका की फर्स्ट की नीति भारत पर प्रभावित कर रही है और अमेरिका से 119 और भारतीय निर्वासित किए गए हैं। कुछ ही देर में अमृतसर में विमान लैंड करेगा और निर्वासित भारतीयों को लेकर कल विमान एक और पहुंचने वाला है। अब ये मुद्दा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ रहा है। रविवार को 157 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है और आज भी एक विमान आने वाला है। ये बड़ी बात है। ये मामला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि अमेरिका ने अपनी नीति तो स्पष्ट कर दी है। अमेरिका ने कहा है कि हम किसी भी अवैध प्रवासी को यहां पर रुकने नहीं देंगे। जो इलीगल यहां पर रुक रहा है, जो इलीगल तरीके से रह रहा है, वो अमेरिका में नहीं रह सकता। उसके लिए अमेरिका ने अभियान शुरू कर दिया है और जिस भी देश से वहां पर इलीगल तौर पर कोई व्यक्ति रहता है तो उसे उस देश में रहने नहीं दिया जाएगा। न सिर्फ भारत, बल्कि जब भारत के संदर्भ में देखा जाता है तो सवाल वहां पर उठते हैं। जब पहला विमान आया, उस विमान से जब लोग बाहर आए तो उन लोगों को हथकड़ियां और बेड़ियां लगी हुई थी, जिसके बाद विपक्ष को यह बड़ा मुद्दा मिला। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, बुनाया और विपक्ष ने कहा कि भाई ये सुलूक भारतीयों के साथ क्यों? दोस्ती है तो दोस्ती होनी चाहिए। अमेरिका से आ रहा दूसरा विमान, देखिए अमेरिका से वापसी हो रही है। 119 भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं और डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे थे और इसमें अमृतसर में विमान की लैंडिंग होगी। एक विमान कल भी लैंडिंग करेगा, यानी आज एक विमान आएगा, कल एक और विमान आएगा और इससे पहले भी एक विमान 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर चुका है और कल 157 लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। 5 फरवरी को 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया था। आज से पहले पंजाब सीएम भगवंत मान ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वासित लोगों को लेकर विमान अमृतसर में क्यों उतर रहे हैं। ये बड़ा सवाल उठाया उन्होंने कि आखिर क्यों अमृतसर में उतर रहे हैं, पंजाब को बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है। ये सीएम मान ने कहा है, एक बहुत बड़ी बात कही है। लेकिन इसके पीछे टेक्निकल फैक्ट क्या है वो जानना भी जरूरी है, वो भी समझेंगे। पंजाब सीएम को कांग्रेस का साथ मिला है, पंजाब ही क्यों, कहीं और भी उतार सकते हैं। मनीष तिवारी ने कहा कहीं और भी तो उतार सकते हैं, पंजाब क्यों चुना है। विमान में क्या पंजाब से ही लोग हैं, ये सवाल पूछा है। निर्वासित लोगों को लेकर विमान अमृतसर में क्यों उतर रहे हैं, पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीएम भगवंत मान ने ये कई सारे सवाल खड़े किए हैं। तो फिलहाल सवाल पहले ये था कि आखिर उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, लेकिन सवाल नंबर 2 कि आखिर विमान को सिर्फ और सिर्फ पंजाब में क्यों उतारा जा रहा है। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी बात करेंगे विमान के डिपोर्टेशन को लेकर और पंजाब में उठाए हुए सवालों को लेकर। थोड़ा सा इंतजार करिए, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज 81, जिसमें हम बात कर रहे हैं अमेरिका से आ रहे भारतीयों को लेकर। जो अमेरिका इस वक्त भारत के लिए सभी भारतीयों को भेज रहा है जो अवैध रूप से वहां पर बैठे हुए हैं, उसको लेकर देश में इस वक्त सियासत तेज नजर आ रही है और पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये पहला सवाल ये था कि भारतीयों के साथ जैसा सुलूक किया गया था वो कितना जायज है, और दूसरा कि आखिर ये विमान पंजाब में क्यों उतर रहे हैं, इन विमानों को पंजाब में ही क्यों उतारा जा रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो बताते हैं। नवा इन्होंने किया साजिश के अधीन पंजाब नूं ते पंजाबियों नूं बदनाम करना। जिहड़े अमरीका तो ट्रंप सरकार बनी तो उन्होंने डिपोर्ट करने शुरू करते जिहड़े वख-वख मुल्कां दे जिहड़े उत्थे गैर कानूनी तरीके नाल गए सी। तो पहला जहाज उन्होंने अमृतसर लाया, तुसी उस वेले मीडिया सारे मौजूद सी अमृतसर, जिहदे विच 33 गुजरात दे सी, 33 हरियाणे दे सी, 30 पंजाब दे सी, 2 महाराष्ट्र दे सी, एक मेरे ख्याल च उत्तराखंड दे सी। ते चलो पहला जहाज उन्होंने ला लिया, पता नहीं की कटेरिया। हुण दूजा जहाज आ रहा, दूजा जहाज भी कहते अमृतसर उतरूगा जी कल नूं। क्यों जी? अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया दस्से मैनू केंद्र सरकार,
ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ। मान को आप सुन रहे थे। करोड़ी सिंह जी हमारे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। करोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। करोड़ी जी, दो सवाल इस वक्त देश में उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि आखिर भारतीयों के साथ ये सलूक जो किया हुआ था क्या वो जायज है, और दूसरा सवाल ये कि आखिर विमानों को पंजाब के अंदर ही क्यों उतारा जा रहा है। दो सवालों से पहले मैं एक अलग सवाल उठा सकता हूँ जी, वो जी। अमेरिका में जो गैर कानूनी माइग्रेंट्स हैं जी, वो हिंदुस्तान के अलावा भी बहुत से देशों के हैं, तो अमेरिका ने इनको डिपोर्ट करने का अफ्रीका, एशिया, यूरोप सब कंट्रियों में केवल सबसे पहले भारत को क्यों चुना? तो इसमें मुझे लगता है कि अमेरिका की एक कोर्सिव डिप्लोमेसी है, दबाव की कूटनीति। वो ये चाहते हैं कि भारत अगर अमेरिका के साथ हो जाएगा तो अमेरिका एशिया, अफ्रीका में अपना वर्चस्व बनाए रखेगा, तो भारत पे दबाव की कूटनीति मुझे लग रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि हमारे प्रधानमंत्री ने अभी ट्रंप से मुलाकात की अमेरिका यात्रा में, तो उन्होंने एक बुद्धिजीवी की तरह से विश्लेषण किया कि ये समस्या क्या है, लेकिन समाधान का कोई तरीका नहीं बताया कि समाधान क्या हो सकता। विश्लेषण अच्छा किया कि केवल ये बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, इनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू भेजा जाता है, गरीब, बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन जब दो राजनेता मिलते हैं तो एक सकारात्मक डिग्निफाइड सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये तो दो अलग सवाल हुए। अब आपके दोनों सवाल है, देखिए भारत में एक प्रजातांत्रिक देश है और वो सवाल उठना एक स्वाभाविक है। जिस तरीके से भेजा गया है इस तरीके से नहीं भेजा जाना चाहिए। जब प्रधानमंत्री की बात मान ले कि वो गरीब आदमी हैं, सीधे साधे हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम हैं, तो फिर उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना अमेरिका का, मेरे ख्याल से भारत सरकार को इसके लिए थोड़ा सा विरोध करना चाहिए कि भाई इस तरह से मत भेजें, या भारत खुद अपने विमान भेज के उनको मंगवा ले। पंजाब को लेके तो मान साहब ने कहा कि देखिए प्रजातांत्रिक देश है, और मान साहब ने जो बातें कही है उन्होंने ये भी कहा है कि जो पहली खेप आई उसमें केवल जो पंजाबी थे उन्हीं को मीडिया ने दिखाया, जो गुजराती थे या दूसरे क्षेत्रों के थे उनको नहीं दिखाया। तो ये तो उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, भाई पंजाब में उतारा ये फैक्ट है। इंटरव्यू मीडिया ने ज्यादा पंजाब वालों, हरियाणा वालों उनका दिया, ये भी एक फैक्ट है, और अब आ रहा है पंजाब में आ रहे हैं, ये तो एक फैक्चुअल पोजीशन है। अब इसके इंटेंशन मायने क्या है, तो वो राजनीति में अपने अपने तरीके से उसका अर्थ निकालते हैं, और जब निकाले जा सकते हैं दोनों तरफा। जी जी, हेलो, का राजनीतिक मायना निकाला जा सकता है दोनों तरफा सर। करोड़ी जी, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? विरोधी दल होते हैं, ये सत्ताधारी दल होता है, तो वो अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं किसी भी इश्यू को, किसी भी घटना को, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की घटना है, तो इसके बारे में हमें बहुत ही विवेकशील तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। कैजुअल पॉलिटिक्स की तरह से नहीं करना चाहिए, दोनों ही साइड से, सत्ताधारी दल को भी और अपोजिशन पार्टी को भी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही करोड़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, हमारे साथ जुड़े और अपनी बहुमूल्य बातें कही। बहुत महत्वपूर्ण बात करोड़ी जी ने कही कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई पॉलिटिक्स यानी जियो पॉलिटिक्स, कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है, तो उसमें अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो कम होनी चाहिए, उसको तूल नहीं देना चाहिए, और सत्ता के साथ मिलकर इस पर कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। तो क्या इस पर राजनीति हो रही है? क्या पंजाब की सरकार यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस पर राजनीति चाहती हैं, या फिर मुद्दा कुछ और है? वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।